देखो हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर पढ़ रहे थे और कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर की आज ये आखिरी क्लास है। लास्ट क्लास में हमने तुम लोगों को बजट लाइन बताया था, ठीक है। और बजट लाइन बता तो सब कुछ दिया था, लेकिन फिर भी एक चीज फिर से डिस्कस करना चाहेंगे बजट लाइन में, तो इसलिए हमने ये बजट लाइन फिर से ड्रॉ किया है। डेटा हमने लिखा जरूर है बट डेटा के हिसाब से बनाया नहीं है। ये हमने बी और एल 2 पॉइंट ले लिए, ये हमारा बजट लाइन हो गया, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने बजट लाइन पे खत्म किया था। और बजट लाइन पे जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, लाइक कोई भी कॉम्बिनेशन आप देख लो, आप यहां लिख लो ए, या आप यहां लिख लो बी, सॉरी बी तो ऊपर आ ही चुका है, आप यहां लिख लो सी, आप यहां लिख लो डी, आप कोई भी कॉम्बिनेशन लिख लो बजट लाइन पे, ठीक है। ये एक बजट लाइन होती है। लास्ट क्लास में पूरा हमने एक्सप्लेन किया था, तो टॉपिक आगे बढ़ाना है, बस एक बार इसको दोबारा से बता के बेसिक चीज कि बजट लाइन क्या शो करता है। ये कंज्यूमर अगर उसकी इनकम पता हो, वाइफ और इनकम होता है याद रखना, अगर कंज्यूमर की इनकम पता हो और दोनों कमोडिटी के प्राइस पता हो, ठीक है, आपको इनकम पता है, प्राइस पता है, तो उसके बेसिस पे आप कौन कौन से कॉम्बिनेशंस परचेज कर सकते हो। व्हाट कंज्यूमर कैन बाय, ये वर्ड याद रखना, व्हाट कंज्यूमर कैन बाय। और हम लोग ने पढ़ा है एक मोनोटोनिक प्रेफरेंस वर्ड हमने बताया था कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या कहता है कि कंज्यूमर विल ऑलवेज परचेज मोर ऑफ अ कमोडिटी कॉज हायर क्वांटिटी गिव हायर सेटिस्फैक्शन। ये हम लोग को भी ऑप्शन अगर दिया जाए कि भाई आपको आइसक्रीम खानी, सबको आइसक्रीम पसंद होती है, 2 स्कूप या 3 स्कूप, तो हम लोग हमेशा 3 स्कूप को चुनेंगे। 3 स्कूप या 4 स्कूप, हम लोग 4 स्कूप को चुनेंगे, ठीक है, चूज करेंगे 4 स्कूप। पापा ने कहा चलो शर्ट दिलाते हैं, ठीक है भाई, तो पापा ने कहा 2 शर्ट लोगे कि 3 शर्ट लोगे, तो ऑब्वियसली बात है कौन ऐसा बंदा होगा जो बोलेगा यार 2 लेंगे, वो कहेगा 3 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इफ एंड बट की हम बातें नहीं करते हैं कि सर वो क्वांटिटी क्वालिटी और सब छोड़ दो, बस सिंपल सी चीज है कि 2 या 3, तो आप बोलोगे 3, यू विल ऑलवेज चूज मोर। तो आप अपनी इनकम में अगर 5 यूनिट परचेज कर सकते हो तो यू विल नेवर बाय 4 यूनिट, ये याद रखना। आप पूरी इनकम यूटिलाइज करोगे, 1 रुपया भी सेव नहीं करोगे, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेविंग नहीं होती है। तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी कि कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम में अगर 5 यूनिट खरीद सकता है तो वो कभी 4 पे नहीं होगा। तो बजट लाइन देखो अब जरा, ये इनकम और प्राइस के बेसिस पे थी और हमने कॉम्बिनेशंस बनाए थे और इस चीज को एंश्योर किया था कि हमारी पूरी इनकम यूटिलाइज हो जाए, विच मीन विद द गिवन इनकम ये जो कॉम्बिनेशन है ये मैक्सिमम पॉसिबल है। ये क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल, कि हम अपनी पूरी इनकम को यूटिलाइज करें तो हम मैक्सिमम ये कॉम्बिनेशंस खरीद सकते हैं जो कि ऑन बजट लाइन है। तो कोई भी कंज्यूमर अगर उसको ये डिसाइड करना है कि हम कितना खरीदें तो वो हमेशा कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करेगा? एनी कॉम्बिनेशन विच इज ऑन बजट लाइन। क्यों? अगर हम कहते हैं कि चलो एक कॉम्बिनेशन यहां पे हम लिख लेते हैं एफ, विद इन, आपने लिख लिया एफ, तो अगर आप एफ में देखो तो इसका कितना यूनिट हो रहा है? 4, और इसका कितना यूनिट हो रहा है? 2। तो अगर आप कॉम्बिनेशन एफ पे जाते हो तो आप 2,4 यूनिट खरीदते हो, एक्स की 2 यूनिट और वाई की 4 यूनिट, ठीक है। हमने मान लो प्राइस अज्यूम कर लिया, एक्स का जो प्राइस हमने यहां पे अज्यूम कर लिया 10 और वाई का अज्यूम कर लिया 5, ठीक है। तो 2 10s are 20 और 4 5s are 20, टोटल इनकम कितनी खर्चा हो गई? 40। लेकिन हमने माना कि हमारी जो पूरी इनकम है वो है 50। तो जब आप विद इन बजट लाइन कोई कॉम्बिनेशन चूज करोगे तो आपकी पूरी इनकम यूज नहीं हो पाती है, ठीक है। आपने कॉम्बिनेशन एफ चुना, अगर आप एफ के बजाय सी पे जाते, ठीक है, अगर आप एफ के बजाय किस पे जाते? सी पे जाते, तो सी पे कॉम्बिनेशन कौन सा बनता? 3,4। कौन सा बनता? 3,4। तो px 10 है, यानी कि 3 × 10 30, और py कितना है? 5 है, 5 4 20। तो आपकी इनकम कितनी खर्चा होती? 50, जो कि आपकी पूरी इनकम यूटिलाइज हो जाती। तो आप अपनी इस इनकम से सी
सी वाला कॉम्बिनेशन चूज करते हो तो आप 3,4 खरीदोगे, जो यहां पे आपकी पूरी इनकम यूटिलाइज हो जा रही, मतलब ये मैक्सिमम कॉम्बिनेशन हो गया। तो अगर आप सी के बजाय विद इन कहीं पे रुक जाते हो तो आपकी पूरी इनकम यूटिलाइज नहीं हो पाती है, और इसको बोला जाता है नॉन फीजिबल। तो वही हम बता रहे हैं कि बजट लाइन पे जो कॉम्बिनेशन होते हैं, कंज्यूमर हमेशा इन्हीं में से कोई एक चूज करेगा, बी ए सी डी एल, इसके अंदर का कोई कॉम्बिनेशन कभी चूज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो अंदर का कॉम्बिनेशन चूज कर रहा है तो उसकी पूरी इनकम खर्चा नहीं हो रही, उसकी पूरी इनकम यूटिलाइज नहीं हो रही है। हम लोग ने पढ़ा कि कंज्यूमर की हमेशा पूरी इनकम यूटिलाइज होनी चाहिए, ये पढ़ा है ना, इन केस ऑफ टू कमोडिटी में पढ़ाया था, पूरी इनकम यूटिलाइज होनी चाहिए। तो यहां पे क्या पूरी इनकम यूटिलाइज हो रही है? नहीं। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? एफ। तो अगर वो विद इन बजट लाइन कोई भी कॉम्बिनेशन जाएगा, वहां पे पूरी इनकम यूटिलाइज नहीं होगी, तो वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो ही नहीं सकता है। इसीलिए विद इन बजट लाइन को बोलते हैं नॉन फीजिबल। नॉन फीजिबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि विद इन बजट लाइन कभी कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो ही नहीं सकता है। कम क्वांटिटी खरीद के ज्यादा सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी इनकम में 5 यूनिट खरीद सकते हो तो 4 यूनिट खरीद के कभी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता, ये चीज याद रखना। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर विद इन बजट लाइन नहीं, लेकिन अगर हम चाहें आउटसाइड बजट लाइन, तो आउटसाइड बजट लाइन भी कंज्यूमर नहीं जा सकता है, क्योंकि आउटसाइड बजट लाइन में अगर आप देखो तो कॉम्बिनेशन बन रहा है 4,5। अब प्राइस के हिसाब से देखो, एक्स, भाई ये वाला एक्स होता है, ये वाला वाई होता है, इतनी तो मैथ सब लोग पढ़ के आए हो, इतना तो मैथ पढ़ा है ना। तो 4 × 10 कितना हो गया? 40, और 5 5 25, टोटल कितना आ गया? 65। क्या इसके पास इतनी इनकम है? क्या वो 50 रुपीज में से 65 खरीद सकता है? नहीं। तो इसका मतलब ये जो आउटसाइड बजट लाइन देख रहे हो, ये होता है हमारा नॉन अटेनेबल। तो अब देखो हुआ क्या, आप बजट लाइन के बाहर नहीं जा सकते हो क्योंकि वो इनकम से बाहर का है। विद इन बजट लाइन भी आप नहीं जाओगे क्योंकि वहां पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता है। तो कंज्यूमर विल अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ओनली व्हेन ही परचेजेस एनी कॉम्बिनेशन विच लाई ऑन बजट लाइन। ये लाइन याद रखना। क्या याद रखना है? कंज्यूमर कैन अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन when he or she purchases any combination on budget line। ठीक है, इतना क्लियर है? तो अब देखो आईसी में हमें इतना पता था कि वो कॉम्बिनेशन जो परचेज करना चाहता है, तो जाहिर सी बात है हम जो चाहते हैं, लेकिन अब चाहते में हम कहां रुके? हम IC 1 पे रुके, हम IC 2 पे रुके, हम IC 3 पे रुके, हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं था। क्योंकि जब हम IC पे जा रहे हैं तो हमारे IC क्या कर रहे हैं? भागते चले जा रहे हैं। अगर ये ग्राफ है, यहां पे हम क्लोथिंग शो कर रहे हैं, यहां पे हम क्या शो कर रहे हैं? वाई एक्सिस पे क्लोथिंग, और एक्स एक्सिस में हम लोग क्या शो कर रहे हैं? फूड। तो IC में भाई ये भी IC है, ये भी IC है, ये भी IC है, और हम लोग ने पढ़ा हायर IC गिव हायर सेटिस्फैक्शन। तो भाई कंज्यूमर इस पे जाने के बजाय इस पे क्यों ना जाए? जब इसका सेटिस्फैक्शन ज्यादा तो इस पे क्यों ना जाए? इस पे जाने के बजाय इस पे क्यों ना जाए? तो रैशनल कंज्यूमर विल ऑलवेज ट्राई टू रीच द हाईएस्ट पॉसिबल IC। रैशनल कंज्यूमर हमेशा क्या अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करना चाहता है, उसके लिए हमेशा कौन सा IC चूज करेगा? हाईएस्ट पॉसिबल। हमने सिर्फ हाईएस्ट IC नहीं बोला है, हमने क्या बोला है? हाईएस्ट पॉसिबल IC। रैशनल कंज्यूमर हमेशा क्या चूज करेगा? हाईएस्ट पॉसिबल IC। हाईएस्ट IC और हाईएस्ट पॉसिबल IC, इन दोनों में डिफरेंस बता सकते हो? अगर हम लिखते हैं हाईएस्ट IC, क्या चीज? तुम में से कोई बता सकता है इन दोनों वर्ड का डिफरेंस? हमने ये लिखा, ये क्यों नहीं लिखा?
बिल्कुल सही। हाईएस्ट आईसी बोलते तो हाईएस्ट तो फिर चलती चली जाएगी ना। पॉसिबल वर्ड हमने इसलिए यूज किया है, वो हाईएस्ट जो कंज्यूमर की लिमिट में होगी, और कंज्यूमर की लिमिट कहां डिसाइड होती है? बजट लाइन पे। कंज्यूमर की लिमिट कहां डिसाइड होती है? बजट लाइन पे। बजट लाइन कंज्यूमर की लिमिट को शो कर रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल, जिसमें ना वो विद इन पे जा सकता है ना आउटसाइड जा सकता है। तो मतलब कंज्यूमर हमेशा कौन सा परचेज करेगा? ऑन बजट लाइन, ये हमने बताया था। इतना क्लियर है? ये दो चीज अभी समझ में आ रही है। हाईएस्ट पॉसिबल आईसी, तो हमें अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड करना है तो हमें यह ढूंढना है कि हाईएस्ट पॉसिबल आईसी कौन सी है। तो हाईएस्ट पॉसिबल मतलब जो कंज्यूमर की लिमिट में है, और लिमिट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आईसी और बजट लाइन को एक साथ बनाना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है? आईसी और बजट लाइन को एक साथ बनाना पड़ता है। तब हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि हाईएस्ट पॉसिबल आईसी कौन सी है, और हम ये बता सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी दोनों गुड्स की खरीदेगा तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करते हो? चलो पीछे ही चलते हैं, पीछे वाले ग्राफ में ही ठीक है, थोड़ी सफाई कर देते हैं। अब देखो आप ये बनाओगे कैसे, क्योंकि यही आपका एक क्वेश्चन बनता है। एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कभी भी ये क्वेश्चन आएगा, आप उसको एग्जैक्टली ऐसे ही करने वाले हो। आपने लाइन ड्रॉ कर दी, ये बी, ये एल, बजट लाइन। डेटा आपको लेना ही नहीं है, समझ गए? ये सब चीजें डेटा के साथ तभी एक्सप्लेन करना जब क्वेश्चन में गिवन हो, वरना आप अपनी तरफ से डेटा नहीं लोगे, आपको बस ग्राफ बनाना और पॉइंट सारे एक्सप्लेन करने हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, लोगों को क्या क्या लिखना है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है ये लिखोगे, आप ग्राफ बनाओगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखोगे, और ग्राफ में फिर वो सारे पॉइंट मार्क करके बताओगे कि किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है और बाकी पे क्यों नहीं। अब इसके बाद हम लोग आईसी बनाते हैं। चलो थोड़ा कर्व ले लेते हैं इसको और हल्का वाला कर दें। एक आईसी हमारा ये रहा, एक आईसी ये रहा। हम एक ही आईसी से दिखा सकते थे, बट अभी हम तीनों आईसी बना रहे हैं। 3 आईसी हमने बनाई है, आईसी 1, आईसी 2, आईसी 3। ये हमारा ग्राफ हो गया। अब कुछ पॉइंट मार्क कर लो। ए, इसको टी लिख दिया, बी तो वहां है ही, इसको सी लिख दिया, इसको एफ लिख दिया, इसको डी लिख दिया। ठीक है, ये चीज समझ में आया? अब इसमें समझो, क्या वो एफ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अटेन कर सकता है? एफ भी तो आईसी 1 पे, क्या वो एफ पे कर सकता है? अंडर बजट लाइन है, बिल्कुल सही। एफ पे कभी उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि विद इन बजट लाइन, अंडर नहीं बोलते हैं, विद इन बोलते हैं। ये विद इन बजट लाइन है, तो विद इन बजट लाइन तो कभी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने आप लोग को लाइन लिखवा दी यहाँ पे कि कंज्यूमर कैन अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन ही एंड शी परचेजेस एनी कॉम्बिनेशन ऑन बजट लाइन। ठीक है, तो इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पूरी इनकम ही नहीं यूटिलाइज होती है। अच्छा, यहां पे भी हमने एफ गलती से लिख दिया, इसको डी लिख लेते हैं। डी पे क्या है? डी बियॉन्ड बजट लाइन है, तो डी पे भी नहीं जा सकता है। भाई कंज्यूमर ऑन बजट लाइन खरीदेगा। अब जब आप ऑन बजट लाइन बोलते हो तो आपके पास 3 कॉम्बिनेशन है, एक ये, एक ये, एक ये। इन तीनों में से इक्विलिब्रियम सिर्फ एक हो सकता है। बता सकते हो कौन वाला होगा? ए, सी और टी, इन तीनों में से कौन सा होएगा? टी होएगा। क्यों टी होगा? ए और सी इन दोनों का सेटिस्फैक्शन सेम है, दोनों आईसी 1 पे लाई कर रहे हैं, और टी किस पे लाई कर रहा है? आईसी 2 पे। तो विच इज हायर आईसी, 1 और 2? भाई विच इज हायर आईसी? 2। अरे 1 और 2 में हायर कौन है? 2 हायर है। तो हमने क्या बोला है? हाईएस्ट पॉसिबल आईसी कंज्यूमर चूज करेगा, हाईएस्ट पॉसिबल आईसी। तो हाईएस्ट पॉसिबल आईसी कौन सी हो गई यहां पे? आईसी 2, और आईसी 2 पे पॉइंट कौन सा बन गया?
टी। तो कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है वो किस पे है, पॉइंट टी पे। तो यहां पे देखो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, क्या कंडीशन है, ये ग्राफ समझ में आ गया, क्यों ए पे नहीं क्यों सी पे नहीं ये समझ गए, इस पे क्यों नहीं इस पे क्यों नहीं, ये सब सबको क्लियर है। हाँ भाई जितने लोग हैं सबको क्लियर है ये चीज। अब इसमें कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है भाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अगर आपको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू पता करना है तो उसकी कंडीशन क्या है, स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। अच्छा देखो, बजट लाइन मतलब वो कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर परचेज कर सकता है, कंज्यूमर ए परचेज कर सकता है, टी कर सकता है, सी कर सकता है, और बाकी की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर क्या परचेज करना चाहता है आईसी पे, कंज्यूमर ये भी चाहता है, ये भी चाहता है, ये भी चाहता है, ये भी चाहता है, ये भी चाहता है। तो आप क्या देखते हो जब दोनों को एक साथ लेके आते हो कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जो हम परचेज करना चाहते हैं और हम अपनी इनकम के हिसाब से कर भी सकते हैं। तो ये भी कॉम्बिनेशन कंज्यूमर परचेज करना चाहता है और परचेज कर सकता है। क्यों चाहता है, क्योंकि आईसी पे है, और क्यों कर सकता है, क्योंकि बजट लाइन पे है। ये भी कॉम्बिनेशन आईसी पे है, मतलब कंज्यूमर परचेज करना चाहता था, और बजट लाइन पे भी है लेकिन परचेज भी कर सकता है। और ये भी कॉम्बिनेशन के साथ वही है कि परचेज करना चाहता भी है और परचेज कर भी सकता है, ही वांट्स टू बाय एंड ही कैन बाय। अब इन तीनों में से वो इसको इसलिए चूज करता है बिकॉज दिस पॉइंट लाई ऑन हायर आईसी। और इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो ये है आईसी, आईसी एक सर्कल का पार्ट है, कोई लाइन सर्कल को अगर ऐसे टच करके जा रही है तो लाइन क्या कहलाएगी, कोई बताएगा, कोई लाइन सर्कल को ऐसे बाहर से टच करते जाती तो क्या कहलाती है, टेंजेंट। ठीक है, तो कंडीशन क्या लिखी हमने, स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, और स्लोप ऑफ आईसी होता है एमआरएस एक्स वाई, और स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है प्राइस रेशियो पी एक्स अपॉन पी वाई। ये कंडीशन है। ये कंडीशन कहां पूरी हो रही है, इस पॉइंट पे जिसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का मतलब जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा उस पॉइंट पे जो बजट लाइन होगा वो टेंजेंट फॉर्म करेगा विद आईसी। बजट लाइन क्या फॉर्म करेगा, टेंजेंट फॉर्म करेगा, किसके साथ, आईसी के साथ, इस पॉइंट पे। तो ये कंडीशन हो गई एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, जिसको हम भी बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो इक्विलिब्रियम कहां पे अचीव होता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का मतलब वे बजट लाइन फॉर्म्स टेंजेंट विद आईसी। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। अब देखो जरा टेंजेंट, अगर हमारा आईसी ऐसे होता तो क्या कभी टेंजेंट बन पाता, अगर हमारा आईसी ऐसे होता क्या कभी टेंजेंट बन पाता, कभी नहीं बन पाता। बन पाता, नहीं बन पाता ना, मुश्किल होता फिर तो टेंजेंट बनाना। आईसी यूं है इसलिए आसानी से टेंजेंट बन रहा है। और कोई बताएगा आईसी यूं क्यों है, हमने प्रॉपर्टीज बताई थी, हमने बताया था आईसी का ये शेप, इसे क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। क्योंकि आईसी हमारा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है इसलिए टेंजेंट बन रहा है। और कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होता है, ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस, मार्जिनल यूटिलिटी नहीं, डिमिनिशिंग एमआरएस। तो इक्विलिब्रियम के लिए ये डिमिनिशिंग एमआरएस बहुत जरूरी है, क्योंकि एमआरएस डिमिनिश करता है इसलिए कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बनता है, इसलिए टेंजेंसी वाला पॉइंट फॉर्म होता है। अदरवाइज टेंजेंसी वाला पॉइंट फॉर्म नहीं हो सकता है। ठीक है, दिक्कत होगी, फिर इक्विलिब्रियम नहीं फाइंड कर पाओगे। तो ये इसलिए जरूरी होता है। तो ये पूरा है तुम्हारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू इक्विलिब्रियम फाइंड करना। अब ये जो भी पॉइंट होगा यहां पे देखो, अब ये जो भी पॉइंट होगा ये ऐसे अपना, सॉरी ये जो भी यहां पे पॉइंट होगा ये और ये, इतना यूनिट फूड का खरीदेगा, इतना यूनिट क्लोथिंग का खरीदेगा, तो कंज्यूमर वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम
सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। अब वो जो भी पॉइंट हो, क्योंकि हम लोग को डेटा के साथ करना नहीं है, इस वजह से हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हो सकता है पूरा ग्राफ बन के आ जाए और वहां पे नंबर लिखा हो, तो हम बता सकते हैं हाँ भैया टी यहाँ पे है, ऐसे ऐसे कनेक्ट कर लिया कि इतना यूनिट फूड का या इतना यूनिट क्लोथिंग का कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। अब एक चीज देखो जरा कि जब हम लोग आईसी बनाते हैं ना, ये एक बहुत बेसिक सी चीज है। जब हम लोग आईसी बनाते हैं, हम इस पॉइंट पे हैं, मान लो ए, और हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आए बी। तो अगर हम ए से बी पे आए, कैसे आएंगे? मान लो वाई एक्सिस पे हम लोग क्लोथिंग शो कर रहे हैं, क्योंकि हर बार वही चला है तो हम उसी को ले ले रहे हैं। ये ओरिजिन हो गया हमारा, यहाँ पे फूड शो कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है। ए से बी पे आने के लिए हमें क्लोथिंग को कम करना पड़ेगा और फूड को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाएं, डाउनवर्ड मूव करें, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? डाउनवर्ड मूवमेंट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फूड को बढ़ाना पड़ेगा, क्लोथिंग को कम करना पड़ेगा। और जब हम ए से बी की तरफ आएंगे ना, तो हमारा एमआरएस जो है डिक्रीज करेगा। ऐसे नीचे चलते जाता है, एमआरएस हमारा डिक्रीज करता है। लेकिन अगर हम उल्टा बोले तुमसे, ये चीज जो बता रही है थोड़ा एक्स्ट्रा में याद रखो, क्योंकि पेपर अब थोड़ा सा घुमा फिरा के आता है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा में इसलिए बता रहे हैं। तो अगर आप बी से ए की तरफ जाओ, तो बी से ए की तरफ जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फूड कम। बी से ए की तरफ जाने के लिए आपको फूड को क्या करना पड़ेगा? कम। पीछे की तरफ आओगे ना, और क्लोथिंग को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। ये वाला डाउनवर्ड है और ये वाला क्या है? अपवर्ड। जब आप अपवर्ड जाओगे तो याद रखना आपका एमआरएस कम होने के बजाय क्या होएगा? बढ़ जाएगा। एमआरएस आपका बढ़ेगा जब आप अपवर्ड जाओगे। ठीक है, ये बस बेसिक सी पॉइंट है जिसको याद रखना, इसको ज्यादा डेप्थ में मत जाना। हमने कहा जब आप अपवर्ड मूव करोगे तो आपका एमआरएस बढ़ेगा, जब आप डाउनवर्ड मूव करोगे तो आपका एमआरएस कम होगा। ये चीज हमने इसलिए बताई, बाय चांस मान लो एक क्वेश्चन आ गया कि एमआरएस एक्स वाई इज मोर देन पी एक्स अपॉन पी वाई, क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा इस कंडीशन में? हाँ भाई, क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा? कहां? यस सर। कंडीशन क्या है? एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, दिस इज द कंडीशन। हाँ हाँ, तो इतना सोच क्यों रहे हो तुम लोग? ये इक्वल टू होना चाहिए ना, और यहां पे क्या है? ये तो मोर देन है, तो क्या ये इक्विलिब्रियम कहलाएगा? नहीं, ये इक्विलिब्रियम नहीं है। तो अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, पहली चीज तो ये कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, हम कहेंगे नो, कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि यहां से यहां कैसे आएगा? इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करेगा? क्या कंज्यूमर प्राइस को चेंज कर सकता है? कभी नहीं। तो कंज्यूमर किसको चेंज कर सकता है? एमआरएस को। अभी एमआरएस ज्यादा है, एमआरएस ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि एमआरएस फॉल होना चाहिए। एमआरएस कैसे फॉल होएगा? जब वो एक्स का कंजम्पशन बढ़ाएगा और वाई का कंजम्पशन कम करेगा, तो एमआरएस फॉल करेगा। ये चीज समझ में आया? ये बुक में नहीं मिलेगा, ये हम थोड़ा एक्स्ट्रा में बता रहे हैं। ये चीज समझ में आए सबको कि यहां से आपको यहां आना है, दोनों को इक्वल करना है, जिसमें आप प्राइस रेशियो को चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्राइस को आप चेंज ही नहीं कर सकते हो। आप एमआरएस एक्स वाई को चेंज कर सकते हो, और आपको एमआरएस को गिराना पड़ेगा। एमआरएस तब गिरेगा जब हम एक्स का कंजम्पशन बढ़ाएंगे और वाई का कंजम्पशन कम करेंगे। जब हम एक्स का कंजम्पशन बढ़ाएंगे, वाई का कंजम्पशन कम करेंगे, तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ आएंगे, डाउनवर्ड मूव करेंगे, जिससे एमआरएस फॉल करेगा। कि अगर क्वेश्चन ये आ जाए और पूछ ले इक्विलिब्रियम में है या नहीं, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? नो। और फिर पूछ ले कि इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? हम वो चीज बता रहे हैं।
तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए एमआरएस को डिक्रीज करेगा फर्दर, तभी वो इसके बराबर आएगा ना। और एमआरएस डिक्रीज कब करेगा? जब डाउनवर्ड मूव करेगा। डाउनवर्ड मूव कराने के लिए हमें एक्स वाले को बढ़ाना पड़ेगा और वाई वाले को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तुम लोग को समझ में आई ये चीज? और इसी में उल्टा भी बोल सकता है कि हमारा एमआरएस एक्स वाई जो है कम है, तो उसको आंसर कर लोगे कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा? वो चीज उल्टा हो जाएगा। अगर ये सिचुएशन आ गई एमआरएस एक्स वाई इज लेस देन पी एक्स अपॉन पी वाई, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपवर्ड मूव करना पड़ेगा। अपवर्ड मूव करेंगे तो हमारा एमआरएस क्या होएगा? बढ़ेगा। ठीक है, और ये कैसे बढ़ेगा? हम x को कम कर देंगे और y को बढ़ा देंगे, जिससे कि हम अपवर्ड मूव करेंगे और वापस से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दें तो कैसे इक्विलिब्रियम तक आएगा? हम आईसी को ऊपर नीचे करके हम वापस वहां पे पहुंच जाएंगे। ये चीज तुम लोग के बुक में नहीं है, ये बस थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा में बता दिया है। ठीक है, तो चैप्टर को खत्म करते हैं। खत्म करने से पहले एक चीज शायद हम बताना भूल गए थे, वो है तुम्हारे अजम्पशंस। कौन से अजम्पशन? ये जो अभी हम लोगों ने पूरा ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा है ना, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, यानी कि इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो पढ़ा है उसके अजम्पशन। क्योंकि अगर आपसे पूछा जा रहा है इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस तो आपको अजम्पशंस भी लिखने पड़ेंगे। मिल गया ना? पहला अजम्पशन क्या है? रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का क्या मतलब हमने बताया कि कंज्यूमर मस्ट बी रैशनल। रैशनल कंज्यूमर क्या होता है? हु ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। तो कंज्यूमर विल ऑलवेज ट्राई टू रीच द हाईएस्ट पॉसिबल आईसी। रैशनैलिटी का क्या मतलब है? कंज्यूमर विल ऑलवेज ट्राई टू रीच हाईएस्ट पॉसिबल आईसी। ठीक। दूसरा, हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी पढ़ रहे हैं, मतलब कंज्यूमर कैन नॉट मेजर यूटिलिटी इन कार्डिनल फॉर्म, इट कैन कंपेयर और गिव रैंक्स। ऑर्डिनल यूटिलिटी यही तो कहता है कि कंज्यूमर कैन कंपेयर या फिर गिव रैंक। कंज्यूमर कंपेयर कर सकता है डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ सेम गुड या सेम क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट गुड्स, तो रैंक असाइन कर देता है। और रैंक असाइन करना जो होता है उसे ऑर्डिनल यूटिलिटी कहते हैं। यह है ऑर्डिनलिटी, यह ऑर्डिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। नॉन सैटिएटी, अब नॉन सैटिएटी क्या मतलब होता है? तो हमने तुम लोग को बताया था एक सैटिएशन पॉइंट होता है। जब मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी पढ़ा रहे थे तो हमने एक सैटिएशन पॉइंट या फिर सैचुरेशन पॉइंट बताया था, याद है शफान? टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में हमने कहा था एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। वो सैचुरेशन पॉइंट कहां पे आता है? जब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? जीरो, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। विच मीन अगर आप सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गए हो तो अब आपको उस कमोडिटी की नीड नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है मतलब उसकी नीड भी जीरो होगा। यूटिलिटी जीरो मतलब नीड जीरो। तो सैटिएशन पॉइंट वही होता है। तो सैटिएशन पॉइंट ये बताता है कि भैया इस क्वांटिटी से आगे आप नहीं बढ़ सकते हो। तो यहां पे हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि वो सैटिएशन पॉइंट कभी पहुंचेगा ही नहीं, इसलिए कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा खरीदने की कोशिश करेगा, वो आगे बढ़ता चला जाएगा। ये हमारा अजम्पशन है। एक्चुअल में याद रखना सैचुरेशन पॉइंट आता है एक पॉइंट सॉरी एक पॉइंट जहां पे आप जाके रुक जाते हो क्योंकि अब आपको नीड जीरो है, यूटिलिटी जीरो है। यहां पे क्या अज्यूम कर रहे हैं कि सैटिएशन पॉइंट आएगा ही नहीं, कंज्यूमर बढ़ता ही चला जाएगा, इसलिए कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा खरीदने की कोशिश करेगा। ठीक है। तीसरा, नेक्स्ट है फोर्थ, ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस। ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस का क्या मतलब है? अगर कंज्यूमर कहता है ए इज बेटर देन बी, B is better than C, तो which simply imply that A is better than C। तो अगर कंज्यूमर A और B में A को चूज कर रहा है, B और C में B को चूज कर रहा है, तो फिर A और C में वो A को ही चूज करेगा।
cause A was better than B and B is better than C, तो A will be better than C. ये है ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस, उसकी प्रेफरेंसेस बड़ी सिंपल रहेंगी। मतलब यहां पे आगे चीजें कंफ्यूज नहीं होंगी कि A और C में C बेटर हो जाएगा, नहीं, A B से बेटर है, B C से बेटर है, विच सिंपली मीन A इज बेटर देन C। तो जहां उसको चूज करना होगा, ये किस लिए चूज करने पे है। अगर वो कह रहा हमने कहा A और B में एक चीज चूज करो, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा पिज्जा और बर्गर में आप एक चीज चूज करो, आपने कहा पिज्जा, हमने कहा बर्गर और क्या कहते हैं बिरयानी में एक चीज चूज करो, तुमने कहा बर्गर, तो अब जब पिज्जा और बिरयानी मिलेगा तो आप पिज्जा ही चूज करोगे, क्योंकि ए और बी में अगर ए चूज हो रहा है, बी और सी में बी चूज हो रहा है, तो फिर ए और सी में ए ही चूज होगा। ये चीज समझ में आया, ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस। और लास्ट है तुम्हारा डिमिनिशिंग एमआरएस। लास्ट क्या है, डिमिनिशिंग एमआरएस, कि हमारा एमआरएस हमेशा क्या करेगा, डिमिनिश करेगा। ये तो हम लोग अभी पढ़ ही चुके हैं। एमआरएस हमेशा क्या करेगा, डिमिनिश करेगा। एमआरएस हमेशा डिमिनिश करेगा, जिसकी वजह से आईसी हमेशा क्या बनेगा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। क्लियर है। तो यहां पे पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। एक लास्ट टॉपिक बच जाता है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनल अप्रोच और कार्डिनल अप्रोच। इनके बीच का डिफरेंस बहुत बेसिक है। वैसे तो हम वन लाइनर के फॉर्म में लिखवा रहे हैं, लेकिन कभी भी तुम लोग डिफरेंस वन लाइनर के फॉर्म में ना लिखना। ऑर्डिनल अप्रोच क्या कहता है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड ऑर्डिनली, कैन बी मेजर्ड ऑर्डिनली। ऑर्डिनली मेजर करने का मतलब है कंज्यूमर यहां पे क्या करता है, रैंक देता है। और कार्डिनल अप्रोच क्या कहता है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, और उसकी यूनिट क्या दे दी, यूटिल्स। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, यहां पे डिमिनिशिंग एमआरएस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस लगता है। ऑर्डिनल अप्रोच में क्या लगता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस, और यहां पे क्या लगता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये हो गया। ऑर्डिनल यूटिलिटी में जो कंडीशन है वो है एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, और इसमें कंडीशन चलती है एम यू एक्स अप पी एक्स एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू एम यू एम। और ऑर्डिनल को कहते हैं डिफरेंस कर्व एनालिसिस, और ये है तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।